नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियाँ। और संविधान की अनुसूचियाँ के बारे में जितना भी ए टू जेड ज्ञान है, उस सारा का सारा आज मैं आपके सामने जो रिप्रेजेंट करूँगा। और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस तरह से आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन और दिमाग में छाप दूंगा दोस्तों, बिल्कुल डेफिनेटली। यदि आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेते हैं तो इसको आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। हम बात करते हैं शुरू बात से, बिल्कुल संविधान के बेसिक नॉलेज से। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत का जो संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा भारत का संविधान है। दोस्तों, अमेरिका के संविधान से भी बड़ा हमारा संविधान है। हालांकि अमेरिका का संविधान जो है, विश्व का सबसे पुराना संविधान जो है, वो अमेरिका का संविधान जो है माना जाता है। आपको पता होगा कि संविधान का जो पिता है वो अम्बेडकर को कहा जाता है, या संविधान का जो निर्माता है वो अम्बेडकर को कहा जाता है। और जैसा आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जो है पूरे भारत में संविधान जो है लागू हो गया था। और दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को जो है के बाद में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आपको पता होगा कि हमारा जो संविधान है वह 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया गया था। इसलिए 26 नवंबर 1949 के बाद में हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि शुरुआत में जो संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में जो हैं संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं मित्रों। शुरुआत में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अब हम इन अनुसूचियों को बारी बारी से 1 से लेकर 12 तक डिटेल में पढ़ेंगे मित्रों। बिल्कुल दिल थाम के बैठिएगा, पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। आपके दिमाग में सारे फैक्ट्स अच्छे से सेट हो जाएंगे मित्रों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान की पहली अनुसूची की। तो इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य यानी कि 28 राज्यों के बारे में, जो घटक राज्य हैं ये 28 राज्य हैं। पहली अनुसूची में जो दिया गया है 28 घटक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। पहली अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 में जो है किया गया है। बात करते हैं अब हम दूसरी अनुसूची की। दोस्तों, दूसरी अनुसूची में जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के जो वेतन है और पेंशन है उनके बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 के 3, 65 के 3, 75 के 6 और अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 148 का 3, अनुच्छेद 158 का 3, अनुच्छेद 164 का 5 और अनुच्छेद 186 और अनुच्छेद 221 में जो है किया गया है द्वितीय अनुसूची का वर्णन। दोस्तों, इसमें भारत के राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। ये हमारी भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची है। अब हम चलते हैं तीसरी अनुसूची की तरफ। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची, जी हाँ दोस्तों, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों का जो पद ग्रहण है उसके समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 4, 99, अनुच्छेद 124 6, अनुच्छेद 148 2, अनुच्छेद 164 3, अनुच्छेद 188 और 219 में किया गया है। दोस्तों, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। लेकिन दोस्तों, राष्ट्रपति की जो शपथ है, राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 के तहत ली जाती है। अनुच्छेद 60 के तहत जो आती है, इसका विवरण अनुसूची 3 में नहीं मिलता है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की जो शपथ है वह अनुच्छेद 60 के तहत जो होती है, इस अनुच्छेद 60 का विवरण जो है तीसरी अनुसूची में नहीं है। यानी कि जो राष्ट्रपति की शपथ है वह तीसरी अनुसूची के तहत नहीं ली जाती है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं
चौथी अनुसूची मित्रों। चौथी अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो इसमें विभिन्न राज्यों, संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के विवरण का जो है ब्यौरा दिया गया है। यानी कि राज्यों, संघीय राज्य क्षेत्रों के जो राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि होंगे इसके बारे में भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में जो बताया गया है। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के और 80(2) में जो है इसका उल्लेख किया गया है। विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण जो है चौथी अनुसूची में दिया गया है कि किस राज्य से या किस संघीय क्षेत्र से कितने प्रतिनिधि राज्यसभा में पहुंचेंगे। अब हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची। दोस्तों 5वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। जो 5वीं अनुसूची है इसमें अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। 5वीं अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के में दिया गया है। 5वीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। ये 5वीं अनुसूची आपकी क्लियर होती है। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के बारे में। 6ठी अनुसूची के बारे में बात करें तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। देखिए, जो चौथी अनुसूची है उसमें विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है, जबकि 5वीं अनुसूची में जो विभिन्न अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों और अनुसूचित जाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, जबकि 6ठी अनुसूची में आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। इसमें जो है 6ठी अनुसूची का जो उल्लेख है ये भारतीय संविधान के 244(2) अनुच्छेद में और 275 के में या 1 में किया गया है। तो 6ठी अनुसूची जो है बेसिकली असम, मेघालय, त्रिपुरा और जो है मिजोरम के लिए जो है यहाँ पे कैसा प्रशासन रहेगा इसके बारे में 6ठी अनुसूची हमको बताती है। अब हम बात करते हैं मित्रों 7वीं अनुसूची के बारे में। तो 7वीं अनुसूची काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट तो सारी अनुसूची हैं, एक एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछा जाता है, लेकिन आपको इसमें गलती नहीं करनी है क्योंकि ये मात्र 12 अनुसूचियाँ हैं। इससे संबंधित प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। इसमें केंद्रीय और राज्यों के बीच में शक्ति के बंटवारे के बारे में बताया गया है कि कौन सी शक्तियाँ केंद्र सरकार की होंगी, कौन सी राज्य सरकार की होंगी। 7वीं अनुसूची का उल्लेख जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में किया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ हैं, एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक तीसरी है समवर्ती सूची। तो इसमें हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि संघ सूची में क्या है। तो संघ सूची की अगर बात करेंगे तो इसमें जो भी विषय हैं उन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय में जो संघ सूची में 97 विषय थे मित्रों, लेकिन वर्तमान में जो विषय हैं इसमें 99 नहीं है, ये गलत डेटा है। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। उदाहरण के लिए रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, रेलवे, आयुध, परमाणु ऊर्जा, पासपोर्ट, वीज़ा, राष्ट्रीय राजमार्ग, बंदरगाह, डाक तार, टेलीफोन, डाकघर आदि जो है ये सभी केंद्र सरकार के विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार जो है कानून बनाती है। आगे हम बात करते हैं राज्य सूची की। तो राज्य सूची की बात करते हैं तो मित्रों इसमें जो है इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्र हित में संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि राज्य सूची में अगर राष्ट्र हित का कोई कानून है तो केंद्र सरकार भी बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत कितने विषय थे? तो 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 62 नहीं है मित्रों, 61 विषय है। ये डेटा गलत है। वर्तमान में 61 विषय हैं राज्य सूची में। कुछ उदाहरण हैं कानून व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल और अंतिम क्रिया व्यय, कब्रिस्तान, बाजार इत्यादि जो हैं ये राज्य सूची के विषय हैं मित्रों। ये 66 और 71 आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में 71 हैं और शुरुआत में जब संविधान लागू हुआ था तो 66 विषय इसमें थे। अब बात करते हैं हम समवर्ती सूची की, यानी कि वह सूची जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर जो कानून बना सकते हैं। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय नहीं थे। जी हाँ, 47 विषय थे, परंतु वर्तमान में जो है इसमें 52 विषय हैं।
बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कोई डेटा में गलती नहीं है। समवर्ती सूची में प्रारंभ में संविधान लागू हुआ था 47 विषय थे, वर्तमान में जो 52 विषय हैं। उदाहरण के लिए दंड विधि, यानी कि दंड विधि जो राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों बनाती है, विवाह और विवाह विच्छेदन, वन शिक्षा, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्ति, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, संपत्ति का आयोजन एवं अधिग्रहण, जन्म व मृत्यु का पंजीकरण आदि जो है समवर्ती सूची में आता है। इस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं मित्रों। अब बात करते हैं हम भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की। तो 8वीं अनुसूची की बात करते हैं मित्रों। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। 1967 में इसमें एक जो है सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया और वर्ष 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ दिया गया। उसके बाद में 2003 में डोगरी, बोडो, मैथिली और संताली को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया मित्रों। अगर मैं बात करूं 1967 की, तो 1967 में जो हुआ था, सिंधी जोड़ी थी, ये 21वां संविधान संशोधन था। पहले जो है 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में जो है सिंधी जोड़ दी थी। उसके बाद में 71वें संविधान संशोधन, जी हाँ 71वां संविधान संशोधन था 1992 में, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये जो जोड़ दी गई थी। इनको आप नमक से याद कर सकते हैं, नमक। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 1992 में जो है जोड़ी गई थी। 71वां संविधान संशोधन था। और पहला 1967 में था 21वां संविधान संशोधन, जिसमें सिंधी जोड़ी गई थी। अब बात करते हैं 2003 की। 2003 में जो है ये जो संविधान संशोधन था, ये था 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ और इसमें डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली, तो इसको आप बोडमास करके लिख सकते हैं, BODSAMAS। तो इससे आप जानेंगे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसमें आपको मिल जाएंगी चारों भाषाएं, BD, M और SA, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इससे आप याद कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूँ। 1967 में हुआ था 21वां संविधान संशोधन, जिसमें सिंधी जोड़ी गई थी। 1992 में हुआ था जो है 71वां संविधान संशोधन, जिसमें नमक जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 2003 में हुआ था 92वां संविधान संशोधन, जिसमें बोडमास यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी। ये आपको याद रखनी है क्योंकि बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। और जो है 8वीं अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के और 351 में किया गया है। ये भी कई बार आपके जो IAS PCS की परीक्षा में तो ये वाले अनुच्छेद भी पूछे जाते हैं। तो वर्तमान में आपको मैं जो है कुल 22 भाषाओं के नाम का कुछ उल्लेख करता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो है असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया यानी उड़ीसा की, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये कुल 22 भाषाएं हैं जो हमारी 8वीं अनुसूची में इस वक्त जो सम्मिलित हैं। अब हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची की मित्रों। 9वीं अनुसूची में क्या है कि संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई है। यानी कि सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था उसी में 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी। और ये जो है अधिनियम 1951, यानी कि पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था, इसी में जो 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों, यानी राज्य किस तरह से जो है संपत्तियों का अधिग्रहण कर सकता है, इस सूची में 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल सभी विषयों को उच्चतम न्यायालय समीक्षा कर सकता है। यानी कि सूची में जो 24 अप्रैल 1973 के बाद में जो विषय शामिल किए हैं उन पर उच्चतम न्यायालय समीक्षा कर सकता है। लेकिन 24 अप्रैल 1973 से पहले जितने भी विषय इसमें थे उनके बारे में कोई भी समीक्षा नहीं कर सकता है। 9वीं अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 ख में किया गया है। तो 9वीं अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 ख में किया गया है। और जैसा आपको पता है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसमें भूमि सुधार कानून जोड़ा था और राज्य सरकार किस तरह से एक्वायरमेंट कर सकती है भूमि का, वो इसमें जो है जोड़ा गया था। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ
कि वामन राव का जो मामला था वो 1981 का था। इसके द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि 9वीं अनुसूची के विषय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब जो है 24 अप्रैल 1973 के पहले के विषय को तो समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन इसके बाद में 24 अप्रैल 1973 के बाद में सभी विषयों को उच्चतम न्यायालय जो समीक्षा कर सकता है। उसके बाद में भी 1981 में एक वामन राव मामला प्रकाश में आया, जिसके बाद में अब 9वीं अनुसूची के विषय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो ये था हमारी 9वीं अनुसूची, और भूमि सुधार आंदोलन के नाम से भी जो है इसको भूमि सुधार कानून भी इसी बोल सकते हैं कि 9वीं जो अनुसूची है ये भूमि सुधार कानून बेसिकली था। अब चलते हैं हम 10वीं अनुसूची की तरफ। यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। दल बदल से संबंधित प्रावधान जो हैं वो जो है 52वें संशोधन के द्वारा किए गए 1985 की बात है, और ये 10वीं अनुसूची में है दल बदल संबंधित कानून। 10वीं अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(2) में और 191(2) में किया गया है। ये पॉइंट आपको याद रहें तो अच्छी बात है, नहीं रहें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी चीज़ें आपको ध्यान रहनी चाहिए कि 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है, और ये जो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी, ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए बस। अब हम चलेंगे 11वीं की तरफ। भारतीय संविधान की जो है 11वीं अनुसूची, इसमें अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषय, ये बहुत पूछा जाता है कि 73वें संविधान संशोधन के बाद में 1993 में कितने विषय जोड़े गए थे। तो ये जो है 29 विषय जो इसमें जोड़े गए थे। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था, जिसमें कुल 29 विषय जोड़े गए थे। तो पंचायत को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था 11वीं अनुसूची में, और ये जो 11वीं अनुसूची का उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(6) में जो है किया गया है। अब हम पढ़ेंगे 12वीं अनुसूची। मित्रों, 12वीं अनुसूची जो है यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें नगरपालिका का वर्णन किया गया है तथा इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय प्रदान किए गए, जो ग्राम पंचायत के लिए ग्राम पंचायत नहीं, बेसिकली पंचायत है। पंचायत के 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो इसी तरह से नगर के लिए भी नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसमें कुल 18 विषय जोड़े गए, और ये 74वां संविधान संशोधन था। मित्रों, 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, और जो है 73वां संविधान संशोधन जो है वो 1992 में किया गया था। तो ये 73वां जो है ये 1992 होना चाहिए। तो ये आप कंफर्म कर लेंगे, कोई डेट में अगर जो है चेंजिंग हो रहा हो। जैसा मुझे ध्यान है तो 1992 है, और इसमें जो है टाइप हुआ है तो ये 1993 है। इसको आप जो क्लैरिफाई कर लेंगे, लेकिन मैं अगर अपनी तरफ से बताऊं तो ये 1993 ही सही है। ये ठीक है, 1993 कोई मैं भी सही मानता हूँ। 1993 में ही जो है 73वां, और 1993 में ही जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था, ये जो है बात सही है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जानते हैं। तो दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट बात ये है कि संविधान में 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। यानी हम कुछ संशोधन जो हुए हैं अनुसूचियों से संबंधित, उनको हम पढ़ रहे हैं। दूसरा है, संविधान में 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। और दोस्तों, संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992, दोस्तों इसमें जो डाउट में मत रहिएगा, के तहत जोड़ा गया। 1992 को जो है ये
जो है पारित किया गया था, ये संविधान संशोधन पारित किया गया था। लेकिन इसको जो है लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में, 1993 में जो है ये लागू हुआ था। बस ये आप ध्यान रखिएगा कि 92 अगर कहीं डेट दिखती है तो ये पारित हुआ था, इसको ये जो कानून पास हुआ था, संविधान संशोधन पास हुआ था 1992 को संसद से, लेकिन लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 से। बस इसी तरह से नीचे वाला भी है, संविधान में 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992, यानी कि पारित हुआ था 92 में लेकिन लागू हुआ था 93 से। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। बाकी तो बिल्कुल बेहतरीन वीडियो रही है, और किसी भी तरह का कोई डाउट इसमें हमने जो है नहीं छोड़ा है मित्रों, और आपके लिए इसी तरह की वीडियो और भी लाते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको कौन से टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए। और जो भाई बहन और गृहिणी चैनल पर जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके माता पिता को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों इसी तरह से अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, और हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कितना ज्ञानवर्धक और कितना अच्छा लगा दोस्तों। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और अच्छा नहीं लगता है तो डेफिनेटली दोस्तों डिसलाइक कर दीजिए। और जब तक आपकी परीक्षा होती है तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में डेफिनेटली आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं मित्रों। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।